अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो आप लोगों ने एक टेस्ट दिया है कल और आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप लोगों को वो टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि अब आपका ये जो टेस्ट था ना, ये बाकी सारे टेस्ट से बड़ा डिफरेंट सा था। क्यों? आपके सिलेबस में अब हुई हैं कुछ चेंजेस, अब उन चेंजेस की इंपॉर्टेंस बतानी थी, क्योंकि आई वाज ऑब्जर्विंग सिंस पास्ट फ्यू डेज के कुछ बच्चे फॉर पास्ट फ्यू डेज के कुछ बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, इंग्लिश को सीरियसली नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, अब 9 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, 9 मार्क्स आएंगे, वो तो आसान ही होंगे, कर ही लेंगे हम, कोई बात नहीं, इसमें क्या किसी ने पूछना, क्या ही कोई मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेगा। अब उसने जो चीज़ें ऐड कर दी हैं ना, वो आपकी थिंकिंग स्किल के बारे में बड़ा, थिंकिंग स्किल्स को बड़ा इन्हांस करेंगी, क्वेश्चन करेंगी कि जी बताइए आपको सेंटेंस की समझ आ रही है कि नहीं आ रही। पहले तो बड़ा बहुत आसान था इसके निस्बत। पहले क्या था? रूल पढ़ा, समझा, याद किया, अप्लाई किया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, एंड ऑफ द स्टोरी। अब आपने पैराग्राफ पढ़ने, मीनिंग निकालने, सोचना है कि राइटर कहना क्या चाह रहा है, फिर क्या वहां पे कोई फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हो रही है, अगर हो रही है तो वो कौन सी है, फिर अगर हमें रिफ्रेज करना पड़ जाए सेंटेंस तो कैसे करेंगे, पूरे पैराग्राफ को हम डिड्यूस, हम उसका समराइज कैसे कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें अब ऐड कर दी हैं उसने। इस वजह से आपको ये वाला टेस्ट दिया गया था कि आप लोगों को बताया जा सके कि बच्चा दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, आपका मैक्सिमम टेस्ट इस तरह का हो सकता है। और अगर इस तरह का टेस्ट आपको आ गया तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? क्योंकि हमारा तो इंशाल्लाह एम यही है कि आप लोगों को हर लिहाज से पूरा का पूरा हम तैयार करें। तो इसी सब के साथ हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही बड़ा मज़ेदार था। वो बेसिकली जैसे आप 9th और 10th क्लास में करते थे ना, अपना वो कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करते थे, वो तो बड़ा आसान सा होता था। एक पैराग्राफ पढ़ा, हमने देखा जी अच्छा ये वाले क्वेश्चन हैं, वो वाली लाइन उठा के वहाँ पे लिख दी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। अब चीज़ें इतनी आसान नहीं है भाई, यू गोना बी डॉक्टर्स, आसान थोड़ी होता है डॉक्टर बन जाना, फिर सारे ही ना होते। अब पहला पैराग्राफ है, पहला क्वेश्चन है, इसमें उसने इतना लंबा सारा हमें पैराग्राफ दे दिया, हमें ये पढ़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, इसको समझ ही नहीं सकेंगे, तो फिर हम मीनिंग कैसे निकालेंगे, उसके क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो पैराग्राफ क्या है हमारा? इन द फॉलोइंग पैराग्राफ द आफ्टरनून सन, यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। द आफ्टरनून सन, अ बेनेवोलेंट आई इन द अज़ोर स्काई। अब यहीं से हमारी बात शुरू हो गई। अ बेनेवोलेंट आई किसको कह रहा है? ये सन को कह रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका सन से हुआ है। इन चीजों को साथ साथ आपने जहन में रखना है, और आपको जब पता चल गया ना कि हमने इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, तरीका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर आप उनको साथ साथ जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही आप उन चीजों को नोट करते रहोगे। तो बेनेवोलेंट आई क्या है? सन है। और सन होता कहां पे है? स्काई में। जिस टाइम सन चमक रहा होता है उस टाइम स्काई का कलर क्या होता है? जाहिर है अगर सूरज चमक रहा है इसका मतलब बादल बहुत ज्यादा नहीं है, बादल हो सकता है कहीं कहीं पे हो, बाकी का सारा आसमान हमें नीला नजर आ रहा है। तो यहां से हम इसका मतलब गेस कर सकते हैं कि ये ब्लू कलर की बात कर रहा है, बिकॉज द स्काई इज ब्लू व्हेन द सन इज शाइनिंग इन द आफ्टरनून। यहां तक बात होगी। फिल्टर्ड थ्रू द थिक कैनोपी ऑफ द एंशिएंट बनियन ट्री। अब ये वाला सेंटेंस आप देखें, सूरज की रोशनी आ रही है जो कि फिल्टर हो रही है। कहां से फिल्टर हो रही है? जो बनियन ट्री, जिसको आप बरगद का दरख्त कहते हैं बेसिकली। तो जो सूरज की रोशनी आ रही है, अगर शुआएं सीधी सीधी आ रही हैं तो वो इससे फिल्टर होके कम कम नीचे पहुंच रही हैं। ठीक है, यहां पे ये मतलब आ गया। कैनोपी का मतलब होता है जो कैनोपीज लगती हैं, टेंट हम जिनको आम लफ्जों में कह देते हैं, वो कैनोपीज होती हैं। डेपलिंग द ग्राउंड बिलो इन शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड शेड। अब क्या हो रहा है यहां से? तो सूरज की रोशनी, क्रिएटिविटी की नहीं, सूरज की रोशनी तो सीधी सीधी नीचे आ रही है, लेकिन जब वो दरख्त के अंदर से गुजर रही है ना, तो वो पैचेस में आ रही है नीचे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, ड्राइंग आती है मुझे, ये नहीं देखा होगा आपने कि मुझे ड्राइंग आती है, आपने ये देखा होगा कि जब सूरज से रोशनी किसी चीज से फिल्टर होके आती है ना, इवन विंडो से भी जब फिल्टर होके आती है, तो वो इंस्टाग्राम पे जो
हम लगाते हैं फिर सेल्फीज अपनी, वो ऐसे करके आधा साया आधे में रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो वो उस तरह पैचेस नजर आ रहे होते हैं आपको रोशनी के। तो उन पैचेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक हमें डेपलिंग का मतलब नहीं था पता, लेकिन हमने सोचा कि अगर रोशनी सूरज से गुजर के जो रोशनी है वो दरख्त से गुजर के आ रही है, तो ऑब्वियसली वो स्पॉट सीधी सीधी प्लेन लाइट तो नहीं ना होगी, वो होगी पैचेस में। अब वो पैचेस में होगी तो हम ये फिर गेस कर सकते हैं, मीनिंग्स की तरफ अभी नहीं आ रहा मैं, अभी तो हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि डेपलिंग का मतलब भी यही होगा कि द ग्राउंड बिलो इन शिफ्टिंग पैटर्न्स ऑफ लाइट एंड शेड। कहीं पे रोशनी थी, कहीं पे शेड था। ठीक है, तो वैसे अगर हम देखें तो डेपलिंग का मतलब होता है फ्लेकिंग, जगमग जगमग उस किस्म का, या धब्बेदार जो हम कह सकते हैं, स्पॉटेड पोल्का डॉट्स जैसे होते हैं, उस तरह से हम कह सकते हैं इसको। तो इट्स एरियल रूट्स, एरियल वर्ड हवा से है, रूट्स जमीन में होती हैं। कंफ्यूजन आ गई सर जी, फिर से क्या करें। एरियल रूट्स का मतलब ये है कि उसकी जो शाखों से जड़ें निकल रही, जड़ें नहीं बेसिकली जो वो क्या कहते हैं उन्हें, जिनसे टार्जन लटक के जाता होता है, बेलें निकल रही हैं, उनकी बात यहां पे कर रहा है। लाइक 1,000 नार्ल्ड फिंगर्स, नार्ल्ड फिंगर्स जो कि हजारों। अब यहां पे देखें बेटा, आपने जब वंस अपॉन अ टाइम डैफोडिल्स पढ़ी थी तो उसमें एक लाइन थी 10,000 ही सॉ एट अ ग्लांस। क्या उसने सच में 10,000 फूल देख लिए थे, या 1,000, अब एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, जितने भी थे, क्या उसने सच में इतने फूल देख लिए थे वहां पे? नहीं, वहां पे वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, जिसको हम कहते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोले भी कहते हैं, हाइपरबोल भी कहते हैं, वटएवर सूट्स यू। उसमें होता क्या है, मीनिंग को एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप कह लो, जैसे मैं कह दूं कोई बच्चा जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले मेरे से, और मैं जाके प्रिंसिपल साहब को कह दूं ये तो बच्चे ही बड़े अच्छे हैं, बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। उसने छोटा सा सवाल पूछा था, मैंने क्या किया, मैंने मामले को एग्जेजरेट कर दिया। तो जो एग्जेजरेट करते हैं राइटर्स और पोएट्स, उसको हम हाइपरबोलिक कहते हैं। अब क्या मेरा क्वेश्चन है आपसे, लाइक 1,000 नार्ल्ड फिंगर्स, अव्वल तो वो उंगलियों की तरह नहीं थे, मेटाफर यूज हो रहा है, और दूसरी चीज हमारे पास लाइक है, सिमिली है, तो दूसरी चीज 1,000 नार्ल्ड फिंगर्स, कि क्या वहां पे हजारों ऐसी उंगलियां थीं जो आपस में मुड़ी बुड़ी थीं। यानी कि नार्ल्ड का मतलब होता है क्रुकेड या आपस में ट्विस्टेड, जैसे चुटिया होती है। चुटिया क्या होती है, वो ऐसे कैसे करके आपस में ट्विस्ट कर देते हैं ना, वो उस तरह, तो वो नार्ल्ड हेयर होता है। ठीक है, तो हाइपर बोले फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज हो रहा है। रीच डाउन टू एम्ब्रेस द अर्थ, अब यहां पे वो बात कर रहा है जो वहां से शाखें या जो बेलें आ रही हैं वो नीचे आ रही हैं और वो एम्ब्रेस कर रही हैं जमीन को। अच्छा जी, क्रिएटिंग मिनिएचर कैवर्न्स वेयर मिस्चीवियस गर्ल्स, मिनिएचर कैवर्न्स, छोटे छोटे से नक्शे नुमा वहां पे बन रहे हैं जमीन पे। मीनिंग नहीं मुझे पता भाई, मुझे तो पता नहीं है मीनिंग किसका क्या है, मैं तो तुक्के लगा रहा हूं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को देख के मैं मीनिंग्स अपने बनाई जा रहा हूं, अपने जहन में बनाई जा रहा हूं, क्योंकि आपको उसने इस दफा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी पूछने हैं, आपको पता होगा तो फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। वेयर मिस्चीवियस स्क्विरल्स चेस्ड ईच अदर, दिस वाजंट मेयरली अ ट्री, इट वॉज द साइलेंट विटनेस। यहां पे इस स्टेटमेंट में हमें पता चल गया कि हमारे इस पैसेज में जो सिंगुलर मेन आइडिया है, इट इज अबाउट द बनियन ट्री। एक तो यहां से बात शुरू जो हुई है वो मॉर्निंग डे से शुरू हुई है, और आते आते बात आपकी ओरिजिनल पॉइंट पे आ गई है कि वी आर गोना टॉक अबाउट द ट्री। ठीक है, क्योंकि इधर भी उसका एक हिंट दिया गया था। इस किस्म की चीजें अब आपने नोटिस करनी है जनाबे वाला। उसके बाद दिस वाजंट मेयरली अ ट्री, इट वाज द साइलेंट विटनेस टू जनरेशंस। द आर्बोरियल हार्ट, आर्बोरियल हार्ट, सेंट्रल हार्ट या क्रक्स आप इसको कह सकते हो, ऑफ द विलेज, सेंटर ऑफ द विलेज। जैसे ट्री ऑफ लाइफ हम कहते हैं, अगर आपको लिटरेचर का पता हो तो ट्री ऑफ लाइफ हम टर्म यूज करते होते हैं।
व्हाट डज द फ्रेज डेपलिंग द ग्राउंड बिलो, अब हमने फ्रेज बताना है हमारा, किधर गया ये डेपलिंग वाला, कि जनाबे वाला इस फ्रेज का मतलब क्या है, डेपलिंग द ग्राउंड बिलो, इतना सही पूछा मैं ना, हाँ जी। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, हमने क्या इसका मीनिंग एक अखज किया था कि जो रोशनी आ रही है वो टूटे फूटे पैचेस में आ रही है, वो प्लेन रोशनी नहीं है। कंप्लीटली कवरिंग द ग्राउंड विद यूनिफॉर्म लाइट, तो प्लेन रोशनी नहीं है। उसके बाद क्रिएटिंग अ पैटर्न ऑफ पैचेस ऑफ लाइट एंड शेडोज, ये देखें जनाबे वाला, ग्रीन वाली लाइट थी, पर्पल वाले शेडोज थे, तो हमारे पास वो बन रही है ना, तो हम इसको करेक्ट कंसीडर करेंगे। अभी तक बाकी ऑप्शंस देखते हैं। मेकिंग द ग्राउंड वेट विद ड्यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्यू, और आफ्टरनून में ड्यू नहीं पड़ती होती, वो तो सुबह सहर के टाइम पड़ती होती है। शेकिंग द ग्राउंड वायलेंटली, अब क्वेश्चन आप मेरे से ये कर सकते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में वो कहना क्या चाह रहे, बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करोगे ना। यहां पे अब हमें पता चल गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्री के बारे में बात कर रहा है, कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, अगर उसकी रोशनी सूरज की वो फिल्टर कर रहा है, यानी कि उसके साय में दोपहर के वक्त भी बैठा जा सकता है। फिर वो मेयरली एक ट्री नहीं है, एक फिग ट्री नहीं है, जो आपका ये बनियन ट्री होता है, इसको इंग्लिश में आप फिग ट्री भी कहते हो, तो वो मेयरली एक दरख्त नहीं है, बल्कि वो इससे ज्यादा जनरेशंस को अपने अंदर समोए होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे आई वाज गोइंग स्क्रॉलिंग, तो उस पे एक रील आई एंड ही कैलकुलेटेड कि इतने से पैच में, जो पूरे दरख्त का तना होता है, इतने से पैच में 29 या 30 साल थे, तो दरख्तों की उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज हेयर एवरीवेयर। अब ये सारा एस्पेक्ट आपने करना कैसे है, ये जो अभी सारा एनालिसिस मैंने किया है, ये इंशाल्लाह आपको जो लेक्चर मिलेगा उसमें आपको ये चीज डिटेल के साथ बताई जाएगी कि आपने इन चीजों को समझना क्या है। अभी भी कवर किया है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया देना था कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब एमडी गेट में क्यों इंपॉर्टेंट है ये यार, कल को आपने चीजों के कॉन्टेक्स्ट समझने हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स। बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जो कि बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होंगे, अब उनको किस तरह से काम डाउन करना है। यू कैन नॉट गो अप स्ट्रेट अप टू द पेशेंट एंड टेल देम कि ओके डन यू आर गोना डाई, तो वो वैसे ही डर जाएगा यार, ना करना है ऐसे। तो आपने उसको तरीके से कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके उसकी बात को समझ के थोड़ा सा ह्यूमिलिटी के साथ उससे बात करनी होगी। तो इन चीज़ों को आपकी एनहांस करना चाह रहे हैं वो न्यू सिलेबस में। ये एक एमसीक्यू था। अब आगे देखते हैं। रेन, ग्लोरियस रेन, लाइफ गिविंग रेन। अब विच लिटरेरी टेक्निक लिख दिया उसने, और हम जनाबे वाला यहाँ पे हो गए हैं परेशान। लिटरेरी टेक्निक का क्या मतलब है? लिटरेरी एस्पेक्ट, लिटरेरी टेक्निक, फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर ऑफ स्पीच, एक ही चीज का नाम है कि कौन सा, वो जैसे मेटाफर सिमिली थे ना, फिगर्स ऑफ स्पीच आपने शायद याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़े थे, उसी की तरह आते हैं ये भी। लिटरेरी टेक्निक्स भी उन्हीं को कहते हैं। तो इसमें कौन सी लिटरेरी टेक्निक यूज की गई है? यहां पे देखो हमें रेपिटेशन ही नजर आ रही सबसे पहले, उसके अलावा कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे, तो हम रेपिटेशन के साथ चलेंगे। रेपिटेशन भी लिटरेरी टेक्निक होती है जो कि एम्फेसिस देने के लिए, किसी बात को रिपीट करने के लिए राइटर्स यूज करते हैं। सबसे पहले हाइपरबोल है। हाइपरबोल आपको बताया अभी पीछे कि एग्जैजरेट करने के लिए यूज करता है, तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है जिससे हमें पता चले एग्जैजरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम हाइपरबोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेपिटेशन, दो नोट वर्बेटिम द स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स क्रिएट एम्फेसिस, तो ये इकट्ठे नहीं आ रहे लफ्ज, लेकिन जो एडजेक्टिव्स हैं, रेन, ग्लोरियस, लाइफ गिविंग रेन, एक ग्लोरियस एडजेक्टिव आ गया, एक लाइफ गिविंग आ गया, तो यहां पे आपके पास ऐसे एडजेक्टिव्स यूज किए जा रहे हैं रेन के लिए 2 दफा अलग अलग कोमा के साथ अलग करके उनको, जिनसे हमें पता चल रहा है रेपिटेशन है एम्फेसिस के लिए, चीज पे जोर डालने के लिए। अंडरस्टेटमेंट टोटली उल्ट है। अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है ढकी छुपी बात कर देना। पैराडॉक्स हमारी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, और यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिगरेटिव लैंग्वेज उनसी है थोड़ी बहुत, वो भी हम कवर करेंगे। एम इज कि अगर क्वेश्चन पेपर में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है यार, आपका वो क्वेश्चन ना गलत हो, ठीक है, उसके अलावा देयर इज नो इशू।
आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन द मेन आइडिया इज कि आप लोगों की गलती ना हो कोई भी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3। अच्छा जी, दोबारा से एक लेंथी सेंटेंस आ गया है। अब हमने इसमें करना क्या है, द टीम ऑफ द रिसर्चर्स लीड बाय डॉक्टर खान वॉज एक्साइटेड अबाउट देयर न्यू डिस्कवरी एंड देयर इनिशियल फाइंडिंग्स। मुझे तो पता है ना क्या करना है, तो बहरहाल फिर भी हम देख लेते हैं बाद में। Which was published last month suggested a breakthrough in renewable energy technology. Which of the following options correctly revises the passage to fix errors in grammar? अब एक से ज्यादा एरर्स भी हो सकते हैं सेंटेंस में। अगर हम स्टार्ट करें सेंटेंस को, द टीम ऑफ रिसर्चर्स, यहां पे फोकस हमारा एनालिसिस हमने करना है तो हमने स्टार्ट से ही शुरू कर देना है। हमारा जो फोकस है वो सब्जेक्ट सिंगुलर पे है। टीम कलेक्टिव नाउन है जो कि एज अ यूनिट काम कर रही है, तो वो सिंगुलर है। लीड नहीं आना था, यहां पे आना था लेड। पास्ट की बात की जा रही है। वॉज एक्साइटेड, वॉज यहां पे ठीक है सिंगुलर के लिए। अबाउट देयर न्यू डिस्कवरी, तो ये हमारे पास दूसरा एरर है। देयर नहीं बल्कि इट्स न्यू डिस्कवरी एंड its initial findings which was published। अब यहां पे ये जो was है ये इन फाइंडिंग्स के लिए है। फाइंडिंग्स प्लूरल है और हमें यहां पे फिर प्लूरल चाहिए था। Published last month suggested a breakthrough in renewable energy technology। ठीक है, बाकी सेंटेंस हमारा ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको अगर वो ब्रेक डाउन करके देता ना, 2-3 पार्ट्स में देता, तो बड़ा आसान हो जाना था, लेकिन लेंथी सेंटेंस हो गया। हमें अगर एनालिसिस शुरू से नहीं पता था, सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको आगे लेके चले, तो अगर हमने ये शुरू से नहीं किया तो ये वाले सेंटेंसेस हमारे लिए मसला क्रिएट कर सकती हैं। हमने करेक्शंस कर ली हैं, ऑप्शंस देखते हैं कौन ज़्यादा सूटेबल है, उसके हिसाब से हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। द टीम ऑफ रिसर्चर्स लेड, ठीक है यहाँ पे, बाय डॉक्टर खान वर एक्साइटेड, ये गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है द टीम ऑफ रिसर्चर्स लेड, करेक्ट हो गया, ठीक है, यही एरर था ना। वॉज करेक्ट हो गया। अब एक्साइटेड अबाउट इट्स न्यू डिस्कवरीज, इट्स करेक्ट हो गया। एंड इट्स इनिशियल, यहां पे भी इट्स क्यों है बेटा, क्योंकि ये हम टीम साहब की बात कर रहे हैं, ये हम और किसी की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, हम टीम की बात कर रहे हैं। फाइंडिंग्स प्लूरल है, यहां पे भी प्लूरल आ गया, करेक्ट। पब्लिश्ड लास्ट मंथ सजेस्टेड अ ब्रेक थ्रू इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। अब इसके अलावा भी आपने एरर्स देख लेने हैं, क्या पता यहां तक सारे एरर्स ठीक करके वो सेंटेंस में आगे कोई पंगा कर दे और उसकी वजह से फिर सेंटेंस गलत हो जाए, क्या फायदा। अब बाकी की ऑप्शंस मुझे पता है इनकरेक्ट हैं, उनमें इनकरेक्ट क्यों है, यहां पे लीड आ रहा है और यहां पे देयर आ रहा है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसकी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नाइदर द कोयर नोर द ऑर्केस्ट्रा। कोयर क्या होता है, अब वो जो म्यूजिक बजा रहे होते हैं ना, फुल टाइम टॉम एंड जेरी में होते हैं, जैसे टॉम ऐसे खड़ा होकर ऐसे ऐसे करता है तो वो सारे के सारे म्यूजिक बजाते हैं, तो वो कोयर और होते हैं। और जो चर्चेज में मिलके सारे गा रहे होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है, कोयर भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं दोनों सिंगुलर हैं। द फैक्ट इज दोनों सिंगुलर हैं, ये भी सिंगुलर है, हमारा मतलब इस चीज से है, और ये भी सिंगुलर है। अब नाइदर नोर का रूल क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब होगा ना, नियरर होगा, हमने वर्ब उसके हिसाब से लगाना है। अब दोनों ही सिंगुलर हैं, दोनों ही सिंगुलर हैं, तो हमने यहां पे वोज लगाना था, लेकिन हमने स्टेटमेंट तो पूरी पढ़ी नहीं अभी, तो हम पढ़ते हैं। नाइदर द कोयर नॉर द ऑर्केस्ट्रा वर एबल टू परफॉर्म इट्स बेस्ट ड्यूरिंग द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन बिकॉज देयर इंस्ट्रूमेंट्स हैड बीन डैमेज्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड रेन विच प्रोनाउन क्रिएट्स एन एरर इन एग्रीमेंट विद इन द सेंटेंस।
अच्छा जी, एक एरर तो हमने निकाल लिया, बाकी के देखते हैं जनाबे वाला। अब वो कह रहे हैं कि इट्स रेफरिंग टू ऑर्केस्ट्रा, किधर गया, इट्स ऑर्केस्ट्रा को अगर रेफर कर भी रहा है तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये करेक्ट है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन। दे आर रेफरिंग टू नाइदर द कोर नोर द ऑर्केस्ट्रा। जब हम प्रोनाउन को भी देखते हैं तो जिस तरह हमने वर्ब को सेलेक्ट किया ना सेकेंडरी सिंगुलर के तौर पे, उसी तरह हमने प्रोनाउन भी फिर करीबी जो वर्ब के करीब था हमने सिंगुलर लेके चल रहे हैं, तो सिंगुलर से ही हमने इसको चेंज करना था, तो यहां पे इट्स आना था। तो एरर जो है वो तो यहां पे है, ये हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। बोथ इट्स एंड देयर तो ऐसा नहीं है, ये वाला इट्स सही यूज हो रहा है, देयर इनकरेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द सेंटेंस हैज नो प्रोनाउन एग्रीमेंट। अब सर जी वर्ग की तो बात ही नहीं हुई, वर्ग क्यों यहां पे उसने यूज किया फिर? आपको मिसगाइड करने के लिए, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बेटा आपको सीधा सीधा कहा है विच प्रोनाउन क्रिएट्स एन एरर। अगर आपको वर्ग का पता चल गया है तो भाई वेरी गुड, जो बहुत अच्छा काम किया भाई आपने, आपको आइडिया हो गया, आपको पता चल गया। लेकिन वो आपसे वो पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे पूछ रहे जी प्रोनाउन का बताएं, प्रोनाउन का मसला कहाँ पे है। अब ये सेंटेंस देख के बच्चों ने कह देना कि जी सर जी ये तो एमसीक्यू से गलत है। एमसीक्यू नहीं गलत है, एमसीक्यू ठीक है, क्योंकि वो आपको इस पंगे में पढ़ने का कह ही नहीं रहा, जिसमें वो नहीं कह रहा उस पर आपने बोदर नहीं करना, एवं बिला वजह अपने आप को वजियत नहीं देनी। द नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ शी वुड हैव स्टडीड हार्डर, ये तो बड़ा आसान सा है, ये तो आपके पास वो बात आ जाती है, आपका जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उन पे बात आ जाती है। ये इसमें आपकी कंडीशन यूज हो रही है, कंडीशन कौन सी यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, वो हम सेंटेंस पढ़ के हिसाब लगाते हैं। इफ शी वुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम शी माइट हैव स्कोर्ड हायर। अब देखो पास्ट की कंडीशन है, यानी कि 0 और 1 तो हो नहीं सकती, ठीक है, 0 और 1 तो हो ही नहीं सकती। अब कंडीशनल टाइप 2 या 3 हो सकती है ये, उसमें डिफरेंशिएट हम कैसे कर रहे हैं, पास्ट में ही हो रही है और पास्ट में ही रिजल्ट है। कैसे? अगर वो पढ़ी होती मेहनत से तो फिर उसके अच्छे नंबर आ जाने थे, उसने पढ़ा भी नहीं, अच्छे नंबर आए भी नहीं, और अब वो डॉक्टर अल्लाह ना करे नहीं बन सकती, आपने ख्याल करना है। तो अब इस सेंटेंस में क्योंकि पास्ट अनरियल कंडीशन है ना, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक हाइपोथेटिकल किस्म की सिचुएशन है, और जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि नहीं हुई। और इसके अलावा तो करेक्ट स्ट्रक्चर जो यहां पे हमारे पास बनता है वो बनता है पास्ट अनरियल कंडीशन, जिसमें पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आपके पास आता है हैड, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, ठीक है। और आपका जो मेन क्लोज आता है उसमें हमारे पास वुड कुड माइट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, वुड कुड माइट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। हाँ ये ठीक है, ठीक है, वुड कुड माइट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है, ठीक है। तो हमारा ये डिड्यूस होके ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हमने देखना यही है कि ये वाला सेंटेंस किस ऑप्शन में है, और हमने फिर उस ऑप्शन को करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस है इफ शी हैड स्टडीड, हैड आ गया, ठीक है, स्टडीड हार्डर, हार्डर की खैर है ऐसे ही ठीक है, वो सही लिखा हुआ है। फॉर द एग्जाम शी माइट हैव स्कोर्ड हायर, यहीं पे हमें पता चल जाता है कि ए करेक्ट है, लेकिन चलें हम आगे वाले भी पढ़ देते हैं। इफ शी स्टडीड हार्डर गलत हो गया इधर ही, इफ शी वुड स्टडी हार्डर गलत, इफ शी विल स्टडी हार्डर गलत। तो इस तरह से अब आपको वो एमसीक्यू दे सकता है। पहले तो वो सिंपली कंडीशनल सेंटेंस पूछ रहा था, अब आपको कंडीशनल सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा अगर हम कंडीशनल टाइप 3 की बात कर रहे हैं तो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जो कि
माजी में हो चुकी हैं, अब नहीं बदली जा सकती, हम उन पे लगे हुए हैं अगर मगर के मियाँ मगरमच्छ, वो बताने वाला सारा कुछ जो भी हिसाब किताब है उसमें फंस जाने फिर। तो उस वजह से हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद कंसीडर द सेंटेंस द स्टूडेंट सबमिटेड देयर एसेज रिलक्टेंटली। अब उसने आपको सिनारियो दे दिया दोबारा। इफ द एडवर्ब रिलक्टेंटली इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, रिलक्टेंटली यानी कि सेंटेंस वो क्या कह रहा है, रिलक्टेंटली एंड पे आ रहा है ना। अगर मैं इसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाऊं, एडवर्ब ऑफ, आपने होपफुली अपना सिलेबस देखा होगा, उसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात कर रहा है। वो कहते हैं जी अगर मैं एडवर्ब जो रिलक्टेंटली हमारे पास एडवर्ब है उसको मैं स्टार्ट में ले जाऊं, क्या सेंटेंस बन जाएगा, रिलक्टेंटली द स्टूडेंट सबमिटेड देयर एसेज। व्हाट इफेक्ट डज दिस चेंज प्राइमरीली हैव। इस चेंज की वजह से क्या होगा, सेंटेंस की सेंस क्या बन जाएगी, क्या वो ठीक भी होगा या नहीं होगा। तो सेंटेंस आपका ठीक होगा, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा इट चेंजेस द वर्ब्स टेंस, तो नहीं, इसकी वजह से वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा। इट रिड्यूसेस द एम्फेसिस ऑन द स्टूडेंट्स अनविलिंगनेस, इट रिड्यूसेस कम करता है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम स्टार्ट में लगा रहे हैं रिलक्टेंटली को, तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी, बटन जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो स्टार्ट कैसे होता है, एम्बिगिटी से, एकदम से वो स्टार्ट हो जाता है आपका चैप्टर। अब उसमें आपको राइटर ने आइडिया यही दे दिया कि भाईजान चैप्टर में जो बड़े बड़े एक्शंस हैं वो यकदम होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो बटन कैसे दबाती है, यकदम दबा देती है, उसको यकदम कॉल आती है, उसको यकदम पता चलता है उसका बंदा मर गया। तो इस तरह की बातें जो हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी, कॉम्प्रिहेंड करनी पड़ेंगी, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो सकें। अब ये ऑप्शन क्या है, इट प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द मैनर ऑफ सबमिशन एंड क्रिएट्स अ मोर फॉर्मल टोन। ठीक है, ग्रेटर एम्फेसिस हो जाता है और फॉर्मल टोन भी एक बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट, ये तो बड़ा मुझे अच्छा लगा था एमसीक्यू, मुझे मजा आया था ये एमसीक्यू बनाने में। तो सेंटेंस क्या है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, वो होने एक तरतीब से चाहिए था, बट एनी हु 4 सेंटेंसेस हैं, 1 2, वो एक किधर गया भाई, 3 और 4। अब हमने इन चारों को पढ़ना है और फिर बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। शी ओनली स्पीक्स इंग्लिश एट होम। अच्छा जी, लग तो रहा है थोड़ा सा ओड साउंड कर रहे सेंटेंस, ओनली शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम। फिर वही बात है कि कुछ समझ नहीं आ रही। शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश एट होम, बात की समझ तो आ रही है। शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम ओनली, आखिरी वाला पक्का पक्का गलत लग रहा है, डी गलत लग रहा है जनाबे वाला, लेकिन डी के साथ सी तो गलत ही नहीं लग रहा, सी तो सही लग रहा है। तो क्या, यानी कि अब इसमें क्या है, हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है शी ओनली स्पीक्स इंग्लिश एट होम। अब इसका मतलब है कि वो घर पे और कुछ भी नहीं करती, सिर्फ इंग्लिश बोलती रहती है, उसको और घर में कोई काम नहीं होता। अब यानी कि वो घर में गाना नहीं गाती इंग्लिश में, सिर्फ बोलती है इंग्लिश में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ओनली शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम, यानी कि अब दूसरे सेंटेंस का मतलब ये है कि ओनली शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम, उसके घर पे और भी लोग हैं, वो नहीं अंग्रेजी बोलते। ओनली शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम, सिर्फ वो अकेली है जो इंग्लिश बोलती है। तो दूसरा सेंटेंस भी ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस हमारे पास है शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश एट होम, कि वो घर पे सिर्फ अंग्रेजी बोलती है, कोई और जुबान नहीं वो बोलती। उसको आती होंगी, पर्शियन आती होगी, उर्दू आती होगी, बट शी स्पीक्स ओनली इंग्लिश एट होम, घर पे वो सिर्फ अंग्रेजी बोलती है। उसके अलावा शी स्पीक्स इंग्लिश एट होम ओनली, वो सिर्फ घर पे इंग्लिश बोलती है, बाकी हर जगह पे वो पंजाबी बोलती है। उसकी जुबान सुन के देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। तो ये बात हमें यहाँ पे
क्लियर होती है कि इनमें से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। सिंपली एडवर्ब की प्लेसमेंट आगे पीछे करने से आपके सेंटेंस का मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, आपका कोई सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Second last MCQ. Consider the two sentences. The cat jumped on the table and the cat jumped onto the table. What is the primary difference? अब जंप करना किसी चीज के ऊपर, उसके लिए भी हम ऑन ही यूज करते हैं, और किसी चीज के ऊपर जंप करना उसके लिए भी हम ऑन ही यूज करते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? ऑप्शंस पढ़ते हैं, शायद कुछ समझ आ जाए। On indicates a continuous action while on to indicates a completed action. ऐसा कोई रूल है prepositions के बारे में? I don't know, if you know do let me know. मुझे नहीं समझ आ रहा है ये वाला। On suggests that the cat was already on the table. हाँ, अगर बिल्ली पहले से ही टेबल पे हो और it jumps on the table, करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं। While on to indicates movement to the top of table. हाँ, कहीं और हो बिल्ली और वो वहां से जंप करके टेबल के ऊपर आई है तो ऑन टू हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी आपका। ऑन रेफर्स टू प्रोक्सिमिटी वाइल ऑन टू रेफर्स टू डिस्टेंस। इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस बिकॉज ये डिस्टेंस के लिए ऑन या ऑन टू यूज ही नहीं होता हमारे पास। आई गेस आई एम करेक्ट। बोथ प्रपोजिशंस कन्वे द सेम मीनिंग। और जो एंड पे कहानी खत्म, तो ऐसा नहीं है बेटा, चीज़ें चेंज होती हैं, मीनिंग्स चेंज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है कि ऑन का मतलब बिल्ली पहले से टेबल पे है। कितना आसान से एमसीक्यू है ये उनके लिए जिनको ऑन का और ऑन टू का डिफरेंस पता है, जिनको सेंटेंस में इनकी प्लेसमेंट का डिफरेंस पता है। क्योंकि अगर वो पता नहीं है तो फिर चीज़ें रट्टा लगाने में बेटा सिर्फ रट्टा है। एंड डोंट डू रट्टा ओनली। रट्टा इज मैंडेटरी बट don't depend on रट्टा only. You cannot depend on रट्टा only any longer now. ठीक है, आप मजीद नहीं कर सकते, पहले जो कर लिया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। The scientific community widely accepts that the climate change is occurring. सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग ले लें। पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है वो? सेंटेंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेमीकोलन आ रहा है यहाँ पे। पहली पूरी एक स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि the scientific community widely accepts that climate change is occurring. कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ये चीज मान रही है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डैश द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ इट्स फ्यूचर इंपैक्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज रिमेन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटेंस डिबेट। अब दूसरे जो क्लोज है या सेंटेंस है उसमें ये बात कह रहा है कि फ्यूचर में, हालांकि सारे मान रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जो होने वाली सारी बात है ना, वो अभी भी उस पर बहस हो रही है कि जी हम अब इस पे कुछ करें या ना करें। ये दूसरे क्लोज में कह रहा है। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस मोस्ट प्रिसाइसली फिट्स द ब्लैंक। हमने बताने ट्रांजिशनल डिवाइस कौन सी फिट होती है। आपके पास एक फील्ड है एमसीक्यू में ही ये ट्रांजिशनल डिवाइस की, तो वो कौन सी फिट होती है? ट्रांजिशनल डिवाइस का मतलब इन एडिशन टू, जो मोर ओवर, हाउ एवर, कंक्लूसिवली। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जो एक थॉट से दूसरी थॉट की तरफ ट्रांजिशन करते हुए ले जाती हैं आपको। तो यहाँ पे अब कंट्रास्ट है दोनों में कंट्रास्ट क्या है कि एक तरफ उन्हें पता है कि हो रहा है, दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं, अभी तक बहसों में पड़े हुए हैं कि हम कुछ करें या ना करें। तो हम कॉन्सिक्वेंटली नहीं कह सकते क्योंकि ये ऐसा रिजल्ट नहीं है। अगर वो सारे मान लें इस चीज को, अगर हम रिजल्ट कर दें, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे। उसके अलावा इन एडिशन आप तब यूज करते हैं जब पिछली ही थॉट को आगे लेके चल रहा हो। ठीक है, इन एडिशन टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिफोर, इंफॉर्मेशन गिवन अर्लियर, आई विल ऑल्सो लाइक टू से दैट यू आर गोना पास द एग्जाम इंशाल्लाह। तो इन एडिशन भी नहीं हो सकता। नेवरदलेस, यस, नेवरदलेस आपके कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है और यहां पे भी आपका करेक्ट ऑप्शन नेवरदलेस ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा 9 एमसीक्यूज थे। अब मेरा ख्याल है ये हमारी जो 20 एमसीक्यूज की डिस्कशन होती है ना, उससे ज्यादा लंबी वीडियो थी। बेसिक रीजन उसका यही था कि आपको इंपॉर्टेंस बताई जा सके कि बेटा इंग्लिश इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप
फिर मैं वो एग्जांपल, एक ही एग्जांपल आती है मुझे यार अच्छी वाली, कि अगर आपके पास बेटा ₹1,00,000 हो और उसमें 9 रुपये ना हो तो वो ₹1,00,000 पूरा नहीं है। ठीक है, अपने पेपर को, अपने सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दें। हर एक मार्क आपका बहुत मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच।